गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज छठा क्लास है। अभी तक हम लोग लगातार मैथ पढ़ रहे हैं। कल हमने 18 सवाल आप लोगों को दिया था बनाने के लिए। बहुत सारे बच्चों ने भेजा है। मैं उनमें से कुछ के नाम ले रहा हूँ। सचिन 10D, मोहित 10A, स्वाति 10A, आंचल 10C, अंजलि 10C, अमोली 10A, तान्या प्रिया 10A, सुमित 10D, नैना 10B, प्रेरणा 10A, उमाकांत 10A, रिमझिम 10B, नीतीश 10A, करमवीर 10A, शिवानी शिवम 10D, कृति 10A, सुहाना 10A, शानिया परवीन, श्रेया रानी 10A, प्रेम 10A, रविता 10A, आलोक 10A, शशि 10B, मनीष 10C, राम 10A, मणिकांत 10D, गौरव, राजकुमार 10A और भी बहुत सारे छात्र हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप लोग लगातार होमवर्क बना रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैथ प्रैक्टिस का ही चीज़ है। आप खूब प्रैक्टिस करें, बढ़िया प्रैक्टिस करें। चलिए आज जैसा कि हम लोगों का कमिटमेंट था कि अब हम फिजिक्स भी स्टार्ट करने वाले थे। चलिए आज वो दिन आ गई है जब हम लोग फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 10th सबसे फर्स्ट चैप्टर है आपका। आज हम लोग मैथ को स्टॉप कर रहे हैं, अगले दिन फिर मैथ देखेंगे। मैथ और फिजिक्स चलता रहेगा लगातार। उसके बाद धीरे धीरे देखते हैं और कौन कौन सा सब्जेक्ट हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहला चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। ये फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का। हम लोग आज फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। कोई परेशानी नहीं होगी आप लोगों को। ध्यान से आप लोग क्लास अटेंड करें। फिजिक्स में पढ़ा दूंगा और इसका जो नोट्स होगा वो भी मैं आप लोगों को दूंगा। घर बैठे आप लोग नोट्स भी बनाएंगे और वीडियो से क्लास अटेंड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। फिजिक्स तो सबसे पहले एक्सरसाइज 1 चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है ये चैप्टर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन का मतलब ही होता है लौटना। परावर्तन का मतलब जैसे हम गए कहीं से लौट जाते हैं, परावर्तित हो जाते हैं। जैसे एक बॉल को हम किसी जमीन पर मारते हैं तो वो टकरा कर पुनः मेरी ओर आता है, तो हम क्या कहते हैं, परावर्तित हो गया। बस आज क्या हो रहा है, प्रकाश परावर्तित हो रहा है। जब प्रकाश की किरणें किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराकर जब पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस देखिए यहां अपारदर्शी कहना आवश्यक है, क्योंकि यदि पारदर्शी होगा तो प्रकाश की किरणें लौटेंगी नहीं, वो आर पार हो जाएंगी। इसलिए अपारदर्शी कहना आवश्यक है। जब प्रकाश की किरणों को हम तीर से दिखा रहे हैं। प्रकाश की किरणें जब किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो इसी घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहां से आया, यहां टकराया, टकरा करके लौट गया, ये हो गया प्रकाश का परावर्तन। फर्स्ट चैप्टर इसी पर है। जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु से टकरा करके पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ओके, हम समझ गए चैप्टर का जो नाम है उसका क्या अर्थ है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ओके, देखिए सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है कि प्रकाश क्या है। व्हाट इज लाइट? प्रकाश वर्ड आपने सुना होगा। देखिए प्रकाश, ठीक है। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी अन्य वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश की अनुपस्थिति में हम किसी अन्य वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं, चाहे वह प्रकाश किसी भी तरह का हो, चाहे वह प्राकृतिक प्रकाश हो, चाहे वह कृत्रिम प्रकाश हो, उससे कोई मैटर नहीं है, प्रकाश होना चाहिए। तो प्रकाश की परिभाषा है, प्रकाश वह कारक है जो किसी अन्य वस्तु, जिसकी सहायता से हम किसी अन्य वस्तुओं को देख पाते हैं या जो किसी अन्य वस्तुओं के दृश्यमान बनाने में सहायक है। प्रकाश अंधेरी रात हो यदि, तो हमारे कमरे में एकाएक यदि लाइट कट जाए तो हम किसी दूसरी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। इसका रीजन क्या है कि वहां प्रकाश नहीं है। प्रकाश आवश्यक है, चाहे वो कृत्रिम प्रकाश हो चाहे प्राकृतिक हो, नेचुरल हो या मैन मेड हो, ठीक है। तो प्रकाश को कई तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। प्रकाश वह कारक है या प्रकाश वह विद्युत चुंबकीय तरंग है जो किसी वस्तुओं को देखने में सहायक होती है। आप बोलिएगा सर आप विद्युत चुंबकीय तरंग किसे कहते हैं? ऐसी तरंगें जिसके संचरण के लिए, गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। अब कहिएगा सर ये नहीं समझे हम। जैसे देखिए हम बोल रहे हैं, मेरे मुंह से आवाज निकल रहा है, यह एक ध्वनि तरंग है, ये आप तक पहुंच रहा है या किसी भी व्यक्ति तक कोई सुन रहा है, तो इसके लिए संचरण के लिए माध्यम की जरूरत है। हवा यदि नहीं हो तो हम बोलेंगे लेकिन अगला व्यक्ति नहीं सुन पाएगा। लेकिन प्रकाश में एक विलक्षण प्रतिभा है, इसके संचरण के लिए माध्यम की जरूरत बिल्कुल नहीं होती है, या बिना माध्यम के भी चल सकता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सूर्य की प्रकाश किरणें पृथ्वी तक आती हैं कई जगह अंतरिक्ष में, चलिए तो हाँ हम बोल रहे थे कि प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यह बिना माध्यम के भी पृथ्वी तक आती है, क्योंकि रास्ते में बहुत ऐसा स्थान है जहाँ निर्वात है, मतलब हवा नहीं है, फिर भी प्रकाश की किरणें पृथ्वी तक पहुँच रही हैं। इससे स्पष्ट होता है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसके संचरण के लिए बिना कोई माध्यम की जरूरत नहीं। तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यह स्वयं अदृश्य है, स्वयं प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन यह किसी अन्य वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करता है। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह एक अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दो प्रकार की तरंगें आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। यह क्या है? एक अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। और प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? निर्वात में। निर्वात जहां हवा ना हो, निर्जोड़वात, जहां हवा ना हो उसे निर्वात कहते हैं। तो प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, या आप कह सकते हैं 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड में पूछे तो इतना बताएं, किलोमीटर प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड में प्रकाश की किरणें 3 लाख किलोमीटर जाती हैं। बताइए कितना तेज चलती हैं प्रकाश की किरणें।
प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? निर्वात में। जैसे जैसे माध्यम सघन होता जाता है प्रकाश की चाल घटती जाती है। निर्वात से कम हवा में, थोड़ा कम, लेकिन निर्वात हवा लगभग हम लोग वही मानते हैं। हवा से कम पानी में, पानी से कम कांच में, कांच से कम हीरा में। जैसे जैसे माध्यम सघन होता जाता है प्रकाश की चाल कम होती जाती है। आप इसको यूं समझें कि जैसे आप जितनी तेजी से आप हवा में दौड़ लेते हैं, क्या उतनी तेजी से पानी में मतलब तालाब में दौड़ पाते हैं? नहीं, आपकी चाल कम हो जाती है। क्यों? हवा की अपेक्षा पानी सघन माध्यम है। उसी तरह से प्रकाश के साथ होता है, हवा से कम हो जाती है पानी में प्रकाश की चाल। पानी हवा की अपेक्षा सघन माध्यम है। सघन और विरल पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो प्रकाश के बारे में हमने पढ़ लिया। प्रकाश क्या है? प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी अन्य वस्तुओं को देख पाते हैं। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह एक अनुप्रस्थ तरंग है। इसकी चाल सबसे अधिक किसमें होती है? निर्वात में होती है। सबसे अधिक किसमें होती है? निर्वात में। कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर प्रकाश निर्वात में जाती है। चलिए अब हम लोग सघन माध्यम और विरल माध्यम पर भी चर्चा थोड़ा कर ही लें। माध्यम 2 प्रकार के होते हैं। ऐसे कई तरह से माध्यम को डिफाइन किया गया है। माध्यम मतलब जिसमें प्रकाश की किरणें गुजरती हैं। एक सघन माध्यम और दूसरा विरल माध्यम। जैसे आप देखिए, ये तुलना करने का चीज है। 2 माध्यम, मान लीजिए इसमें हवा है और इसमें पानी है, ठीक है। इसमें आप सोचिए प्रकाश की चाल किसमें अधिक होगी, हवा में या पानी में? हवा में निश्चित तौर पे। पानी में प्रकाश की चाल कम हो जाएगी, हवा में अधिक। तो जिसमें अधिक होगी, प्रकाश की चाल अधिक होगी, वह विरल माध्यम है, और जिसमें प्रकाश की चाल कम हो जाएगी वह सघन माध्यम है। मतलब ये हो गया, पानी हो गया सघन और हवा हो गया विरल माध्यम। किस? हवा की अपेक्षा पानी सघन माध्यम है। हवा की अपेक्षा क्या है? पानी सघन माध्यम है, क्योंकि प्रकाश की चाल हवा की अपेक्षा पानी में कम होती है। प्रकाश की चाल हवा में अधिक होती है। जिसमें अधिक होगा वह विरल माध्यम, और जिसमें इसको याद रखें, जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी वह विरल, और जिसमें कम होगी प्रकाश की चाल वह सघन माध्यम। अब यदि हम पानी की तुलना करते हैं कांच से, अब बताइए किसमें कम होगी, किसमें अधिक? पानी में कम होगी या कांच में कम? प्रकाश की चाल कांच में कम होगी पानी की अपेक्षा, मतलब पानी में प्रकाश की चाल अधिक होगी। किसकी अपेक्षा? कांच की अपेक्षा। तो मैंने क्या बोला? जिसमें कम होगी वो सघन माध्यम है, ये सघन माध्यम हो गया, और पानी हो गया विरल माध्यम। अब आप बोलेंगे सर आप बताए पानी सघन है, अब यहां बोल रहे हैं कि पानी विरल है। देखिए आप तुलना किसके साथ कर रहे हैं, ये मायने रखता है कि नहीं? यदि आप कोई आदमी 50,000 रुपया मंथली कमा रहा है, तो आप उसकी तुलना एक भिखमंगे से कर रहे हैं, गरीब आदमी से कर रहे हैं, तो उसकी अपेक्षा वो अमीर है। लेकिन उस 50,000 रुपया मंथली कमाने वाले की तुलना यदि आप मुकेश अंबानी से कर रहे हैं, तो उसकी अपेक्षा तो वो गरीब है। तो मायने आपको सोचना ये है कि आप तुलना किससे कर रहे हैं। तो पानी हवा की अपेक्षा तो सघन है, लेकिन पानी कांच की अपेक्षा विरल है। अब कांच की तुलना यदि आप हीरा से करते हैं तो कांच हो जाएगा विरल
अभी सघन है, लेकिन जब हीरा आ जाएगा तो कांच हो जाएगा, हीरा की अपेक्षा हो जाएगा विरल, और हीरा हो जाएगा सघन माध्यम। तो इस प्रकार आप इसको ध्यान से देखें, मतलब इसका परिभाषा क्या बनेगा। आपने पहले समझ लिया, ठेठ में क्या समझ लिया कि जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी वह विरल, जिसमें कम होगी वह सघन। समझना बस यही है। अब इसको जब हम परिभाषा लिखेंगे, इसका डेफिनेशन लिखेंगे, तो इसको सजा के लिखेंगे। वो जब मैं आपको नोट्स दूंगा तो उसमें अच्छे से लिखा रहेगा, आप उसको फेयर भी कर लेंगे, याद भी कर लेंगे। देखिए परिभाषा क्या बनेगा फाइनली। ये तो अभी हम लोगों ने समझा कि दो माध्यमों में, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है, दो माध्यमों में जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उसे सघन माध्यम कहते हैं, एवं जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है उसे विरल माध्यम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विरल माध्यम कहते हैं। जिसमें कम सघन कहलाएगा, और जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी उसे विरल माध्यम कहेंगे। सिंपल सा बात। चलिए अभी समझना है, केवल आपको नोट्स मिल जाएगा, समझे? समझ लेंगे तो याद करने में आप लोगों को आसानी होगी। देखिए थोड़ा बहुत याद तो करना ही होगा, यदि अच्छा मार्क्स लाना है क्लास 10th में तो थोड़ा बहुत याद करना होगा, लेकिन समझना ज़्यादा जरूरी है। आप समझें तब आपको आसानी से याद हो जाएगी। आप 2-4 बार पढ़ेंगे बस आपको याद हो जाएगी। अब देखिए प्रकाश स्रोत, लाइट सोर्स क्या? चलिए लाइट सोर्स क्या है? प्रकाश स्रोत। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सोर्स। हम आपसे पूछते हैं, किसी से पूछते हैं आपका इनकम ऑफ सोर्स क्या है, मतलब आपको इनकम कहाँ से आता है, बस प्रकाश कहाँ से आ रहा है वो देखना है। प्रकाश स्रोत ऐसी वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है, मतलब प्रकाश निकलता है, उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक और दूसरा कृत्रिम, या इसको मानव निर्मित भी कह सकते हैं, आर्टिफिशियल कह सकते हैं, मैन मेड कह सकते हैं, या नेचुरल। प्राकृतिक ऐसा प्राकृतिक स्रोत जिसे ऊपर वाले ने बनाया है, जिसे हम लोग भगवान कहते हैं, अल्लाह कहते हैं। तो जिसे ऊपर वाले ने बनाया कहने का मतलब जिसे प्रकृति ने बनाया। आप चलिए उस पर मत जाइए, आप सीधा लिखिएगा कि ऐसा प्रकाश स्रोत जिसे प्रकृति ने बनाया। जिसे किसने बनाया? प्रकृति ने बनाया, उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। जैसे सूर्य को हमने आपने नहीं बनाया है, प्रकृति ने बनाया है। कुछ तारे हैं ऐसे जिसमें अपना प्रकाश है, वो भी प्राकृतिक प्रकाश स्रोत में आ गए। रात में आपने देखा होगा जुगनू, वो जलता है बुझता है, जलता है बुझता है, उसमें भी स्वतः अपना प्रकाश है, वह भी प्राकृतिक प्रकाश स्रोत हो गया। दूसरा होता है कृत्रिम, जिसे मानव ने बनाया। जलता हुआ बल्ब जल रहा है, जलता हुआ लालटेन, बल्ब किसने बनाया? ऊपर वाले ने नहीं, हमने आपने वैज्ञानिकों ने बनाया, मनुष्य ने बनाया। जिसे मनुष्य ने बनाया वह कृत्रिम या मानव निर्मित कह सकते हैं इसको प्रकाश स्रोत। और जिसे प्रकृति ने बनाया प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कह सकते हैं। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत के एग्जाम्पल कुछ लिमिट है, सूर्य, कुछ तारे, जुगनू और भी कुछ है। और कृत्रिम प्रकाश स्रोत बहुत सारा, जलता हुआ लैंप, जलता हुआ बल्ब, या और भी बहुत सारे हैं।
तो प्रकाश स्रोत जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, जिसमें दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक और दूसरा कृत्रिम। ओके, चलिए हम इसको मिटाते हैं। बुक अपने पास रखें, ज्यादा बेटर होगा। प्रकाश स्रोत हो गया। अब देखिए, वस्तुओं को और दो तरह से डिफाइन किया गया है, प्रदीप्त वस्तुएं एवं अप्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं, इसको कहते हैं ल्यूमिनस और इसको कहते हैं नॉन ल्यूमिनस। प्रदीप्त वस्तुएं वही जो प्रकाश उत्सर्जित कर सकती हैं, प्रकाश छोड़ सकती हैं, उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जो प्रकाश नहीं छोड़ सकती हैं उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ये हो गया ल्यूमिनस प्रदीप्त और ये हो गया अप्रदीप्त प्रकाश उत्सर्जित। चलिए, प्रदीप्त एवं अप्रदीप्त वस्तुएं हो गया। प्रदीप्त जो प्रकाश उत्सर्जित कर सकती हैं या करती हैं, और जो नहीं कर सकती हैं उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे उदाहरण भी मैंने बताया, ईंट, लोहा प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर रहा है, लकड़ी प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर रहा है, छोड़ नहीं रहा है, उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे, नॉन ल्यूमिनस। जो प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे ल्यूमिनस। चलिए, अब आ जाइए प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्रकीर्णन क्या है? जब प्रकाश किसी भी वस्तु पर पड़कर, देखिए, जब प्रकाश किसी भी, जैसे इस बोर्ड पर प्रकाश की किरणें पड़ रही हैं, तो यह प्रकाश क्या करता है कि कुछ अंश, प्रकाश का कुछ अंश कुछ ऊर्जा को अवशोषित करता है, सोख लेता है, और बाकी ऊर्जा को भिन्न भिन्न दिशाओं में लौटा देता है। इसी घटना को स्कैटरिंग अर्थात प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जैसे जब किसी दीवार पर प्रकाश पड़ रहा है तो दीवार क्या कर रहा है, कुछ अंश, जितना प्रकाश उस पर पड़ा उसका कुछ हिस्सा, यदि वह रुखड़ा है तो अवशोषित अधिक करेगा, परावर्तित कम करेगा। यदि वह चिकना है तो अवशोषित कम करेगा, परावर्तित अधिक करेगा। तो जैसे दीवार पर प्रकाश की किरणें पड़ रही हैं तो क्या होगा, कुछ अंश वह क्या कर लेगा, सोख लेगा, मतलब अवशोषित कर लेगा, और बाकी अंश को, शेष ऊर्जा को भिन्न भिन्न दिशाओं में लौटा देगा, मतलब छितरा देगा, वापस कर देगा। और इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जब प्रकाश की किरणें किसी भी कण पर पड़ता है, किसी भी स्थान पर प्रकाश की किरणें पड़ रही हैं मान लीजिए, तो क्या होगा, कुछ अंश ये वाला भाग कुछ अंश प्रकाश को सोखेगा, बाकी अंश को, बाकी भाग को भिन्न भिन्न दिशाओं में वापस लौटा देगा। और इसी घटना को स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहा जाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन। एक बात आप लोग ध्यान रखें, किसी भी वस्तु को हम कब देख पाते हैं, जब उस वस्तु पर प्रकाश पड़ती है और टकराकर हमारे आंख तक आती है, हमारे आंखों तक आती है, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। समझिए, यदि कोई वस्तु प्रकाश को परावर्तित ना करे, 100% हिस्सा वह सोख ले, परावर्तित ही ना करे, तो वह वस्तु हमें दिखाई नहीं पड़ेगी, या वहां पर काला दिखाई देगा, या हो सकता है बिल्कुल दिखाई ही ना दे। इसी पर एक फिल्म बनी थी बहुत दिन पहले, मिस्टर इंडिया। उसमें बताया गया था कि जब वो घड़ी पहन लेता था तो उस व्यक्ति पर जब कोई प्रकाश की किरणें पड़ती थी तो उसका शरीर क्या करता था, प्रकाश की किरणों को अवशोषित करता था और लौटाता बिल्कुल भी नहीं था, जिसके कारण वो गायब हो जाता है। ऐसे आप लोग परेशान ना हो, ऐसी कोई घड़ी बनी नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसा होता है कि कोई भी वस्तु हम तभी देख पाते हैं जब प्रकाश की किरणें
उस वस्तु पर टकराकर वो हमारी आंखों तक आती है। जब किसी वस्तु पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो कुछ अंश वह सोखता है, बाकी अंश को भिन्न भिन्न दिशाओं में लौटा देता है, वापस कर देता है, छितरा देता है, और इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रतिबिंब। ओके, स्कैटरिंग समझ लिया आपने? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। किरण, रे क्या है? जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, और बेल आइकॉन को क्लिक कर लें, आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। चलिए, किरण क्या है? किरण इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे? रे। प्रकाश के चलने की पथ को किरण कहते हैं। प्रकाश जिस पथ से होकर गुजरती है उसे क्या कहते हैं? किरण कहा जाता है। पथ, पथ माना रास्ता। प्रकाश जिस पथ से होकर गुजरती है उस पथ को क्या कहा जाता है? किरण कहा जाता है। जैसे पुराने जमाने में होता था राजपथ, जिस पथ से उस पथ से केवल राजा ही जाता था, वो राजपथ कहा गया, राजा के जाने का पथ। उसी तरह प्रकाश के जाने का पथ जो होता है वो क्या कहलाता है? किरण कहलाता है। और एक होता है किरण पुंज, इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं बीम। नाम से ही स्पष्ट है, किरणों का पुंज मतलब समूह, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। बहुत सारी किरणें हैं, एक से अधिक किरणें हो गई तो किरण पुंज हो गया, और जब हम अकेले एक किरण को दिखा रहे हैं तो ये किरण हो गया। प्रकाश के चलने की पथ को किरण कहते हैं, एवं किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। किरण को दर्शाना होगा, इससे दर्शाएंगे एक तीर बना करके, और किरण पुंज को दिखाना होगा तो एक से अधिक किरणों का इस्तेमाल करेंगे, मतलब किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है, बीम कहा जाता है। ओके, अब आइए देखिए, किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। सबसे पहले अपसारी, अभिसारी और समांतर। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अपसारी, अभिसारी, और तीसरा होता है समांतर किरण पुंज। तीसरा होता है समांतर किरण पुंज। अपसारी, अभिसारी और समांतर। अपसारी, इसको इंग्लिश में हम लोग डायवर्जिंग बीम कहेंगे, दूसरा कन्वर्जिंग अभिसारी, और तीसरा समांतर पैरेलल बीम। अब देखिए तीनों को समझिए। अपसारी, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, डायवर्जिंग, डायवर्ज हो रहा है मतलब अपसारित हो रहा है। प्रकाश की किरणें एक बिंदु, मान लीजिए किसी बिंदु से निकलकर भिन्न भिन्न दिशाओं में जब जा रही हैं तो ऐसे किरण पुंज को हम कहते हैं अपसारी किरण पुंज। एक बिंदु से डायवर्ज हो रहा है भिन्न भिन्न दिशाओं में, और जब भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं, एक बिंदु पर आकर के मिलती हैं, भिन्न भिन्न, इधर से आया किरण, देखिए ये तीर का चिन्ह देखकर, एरो देख के आप समझ सकते हैं कि प्रकाश की किरणें भिन्न भिन्न दिशाओं से आ रही हैं, इसमें निकल रही है एक बिंदु से, भिन्न भिन्न दिशाओं से आके जब एक बिंदु पर मिलती हैं तो उसे अभिसारित, अभिसारी का अर्थ ही होता है मिलना, अपसारित मतलब फैलना, और समांतर जब दो किरण पुंजों के बीच की दूरी हर जगह समान हो। जब देखिए यहाँ पर जब नापिएगा दो किरण के बीच की दूरी, यहाँ पर भी नापिए, मान लीजिए ये
3 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी 3 सेंटीमीटर, यहाँ भी 3, यहाँ भी, मतलब जब दो किरणों के बीच की दूरी हर जगह समान हो तो ऐसे किरण पुंज को समांतर किरण पुंज कहते हैं, पैरेलल। समझ लिया आपने? फिर से एक बार, एक बिंदु से निकलकर जब भिन्न भिन्न दिशाओं में प्रकाश की किरणें जाती हैं अपसारी किरण पुंज, जब भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिल रही हैं अभिसारी किरण पुंज, और जब दो किरणों के बीच की दूरी हर जगह समान हो तो समांतर, रेल के पटरी की तरह, उसे क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो याद रखेंगे आप लोग, नोट्स में आपको मिलेगा। उसके बाद क्या पढ़ाना है देख लेते हैं। ये हो गया। उसके बाद पढ़ाना है पारदर्शी, अपारदर्शी एवं पारभासी, जो आप जानते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमें पढ़ना है, पदार्थ को कई तरह से डिफाइन किया गया है। केमिस्ट्री में पढ़ेंगे आप ठोस, द्रव, गैस, कहीं कुछ कई तरह से। फिजिक्स में भी 3 तरह से डिफाइन किया गया है। सबसे पहला पारदर्शी, पारदर्शी पदार्थ, दूसरा अपारदर्शी पदार्थ और तीसरा पारभासी पदार्थ। ठीक है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, पारदर्शी ऐसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें आर पार हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? आर पार, बिना किसी रुकावट के। उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ। ठीक है। दूसरा अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती हैं, तो ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ। कहने का मतलब जिस वस्तु से, जिस पदार्थ से प्रकाश की किरणें आर पार नहीं हो पाती हैं, बिल्कुल नहीं हो पाती हैं, उसे अपारदर्शी। जैसे अपारदर्शी में क्या आ गया? ये दीवार ले लीजिए, आप ईंट ले लीजिए, लोहा ले लीजिए, लकड़ी ले लीजिए, ये सब चीज से प्रकाश की किरणें आर पार नहीं हो पाती हैं, अर्थात यह अपारदर्शी पदार्थ। और जिससे हो जाता है वह पारदर्शी। जैसे कांच, कांच से प्रकाश किरणें आर पार हो जाती हैं। हवा से भी प्रकाश किरणें आर पार हो जाती हैं। तो जिनसे प्रकाश की किरणें आर पार हो जाती हैं उसे पारदर्शी, जिससे नहीं हो पाती है वह अपारदर्शी, और जिससे प्रकाश का कुछ अंश ही आर पार हो पाता है, मतलब कुछ अंश, थोड़ा बहुत हिस्सा आर पार होता है और थोड़ा बहुत हिस्सा आर पार नहीं होता है, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। मतलब यह दोनों के बीच का भाग है, पारभासी। जैसे में आप ले सकते हैं घिसा हुआ कांच। कांच है पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट है, लेकिन जब हम उसको पत्थर से घिस देते हैं तो वो उस कांच से प्रकाश की सारी किरणें, सारा प्रकाश का पूरा अंश आर पार नहीं हो पाता है, कुछ अंश ही आर पार हो पाता है, तो वह घिसा हुआ कांच हो गया पारभासी। और भी तेल लगा हुआ कागज, यदि किसी कागज में हम तेल लगा देते हैं, बच्चे में हम लोग क्या करते थे, कागज लेके माथे में घस लेते थे और उसको ऐसे दिखते थे, थोड़ा थोड़ा दिखता था, बिल्कुल वही, वो क्या बन जाता था? तेल लगाने से वो पारभासी बन जाता था। तब उससे प्रकाश का कुछ अंश आर पार होने लगता था। ऐसा हो तो वह क्या कहलाएगा? जिस वस्तु से प्रकाश की का कुछ अंश आर पार हो सके उसे पारभासी कहते हैं। तो चलिए, आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा आज की क्लास में? सबसे पहले हम प्रकाश का परावर्तन पढ़े। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जिससे प्रकाश की किरणें जब किसी वस्तु से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है, वो प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर प्रकाश स्रोत पढ़े, प्रकाश का डिफिनेशन पढ़े, फिर प्रदीप्त एवं अप्रदीप्त वस्तु पढ़े, फिर प्रकीर्णन पढ़े, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, फिर किरण और किरण पुंज पढ़े, किरणों का प्रकार पढ़े, किरण कितने प्रकार के होते हैं, और लास्ट में हमने पढ़ा पदार्थ। फिजिक्स में इस चैप्टर, लाइट चैप्टर में हम लोग पदार्थ को 3 भाग में बांटे हैं, पारदर्शी, अपारदर्शी एवं पारभासी। ओके, अब अगले क्लास में हम फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। आप लोग को
समझ में आ रहा होगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। आप ध्यान से क्लास करेंगे आपको बिल्कुल समझ में आएगा। इसी तरह आप लोग भी मेहनत करते रहें। जब भी मैं होमवर्क देता हूं आप लोगों को याद रखें कि अगले दिन सुबह 7 बजे तक भेजने का कष्ट करें। सुबह 7 बजे तक आज का होमवर्क अगले दिन सुबह 7 बजे तक ही भेजें। यदि नहीं भेज पाते हैं तो कोई बात नहीं है, हम समझ सकते हैं, मोबाइल का प्रॉब्लम, नेटवर्क का प्रॉब्लम, लेकिन हाँ अपना प्रैक्टिस जरूर करते रहें। ठीक है, अब आज का क्लास हम समाप्त करने वाले हैं। आप लोगों के लिए होमवर्क यही रहेगा कि आप लोग मैथ का प्रैक्टिस करते रहें। वो जो मैंने कल बोला था 2.1 से लेकर 2.3 तक फेयर भी करते रहें, कर ले। वो आपके मन में ये ख्याल ना आ रहा हो कि सर आप मैथ का भी फेयर करवाते हैं। जी मैं मैथ का भी फेयर करवाता हूँ, बच्चों से बोलता हूँ कर लो, क्योंकि वो आपका एक अस्त्र शस्त्र है। मान लीजिए आज से 2-3 महीने बाद जब आपको एकाएक दिक्कत हो जाएगी किसी चैप्टर में, जो चैप्टर आपने बहुत दिन पहले पढ़ा था, तो क्या करेंगे आप? किससे पूछने जाएंगे? क्या करेंगे? फेयर निकालेंगे, उससे आपको हेल्प मिल जाएगी थोड़ा। बस इन फ्यूचर भविष्य में आपको कुछ हेल्प मिल सके इसलिए हम फेयर करवाते हैं। ठीक है, तो होमवर्क के रूप में विशेष आज कुछ नहीं है। होमवर्क आप लोग मैथ प्रैक्टिस करते रहें, आज भेजने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। मैं बहुत जल्द आप लोगों को फिजिक्स का नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कर लें, और यदि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी कर लें। चलिए आज का क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद।